नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक के तहत अरुणाचल प्रदेश सहित देश के 14 राज्यों की परियोजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, पीएम मोदी के सपनों के अनुसार त्वरित गति से चल रहा है होलोंगी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य। मोबाइल एटीसी टावर पहुंचने पर जताई खुशी। खेल मंत्री मामा नातुंग ने रोइंग में राज्य स्तरीय हंगपन दादा मेमोरियल फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। अंडर 16 पुरुष और महिला फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राज्य के 26 जिलों की 104 टीमें ले रही है हिस्सा। प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने में हो रही है मददगार। लाभार्थियों ने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, पक्का घर बनने से उनका जीवन हुआ आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों से कहा है कि वे अमृत सरोवर के अंतर्गत विकसित की जा रही जलाशयों में संलग्न परियोजनाओं के साथ भी जुड़े। श्री मोदी ने कहा कि इससे उन्हें लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि अमृत सरोवर की खुदाई से उपलब्ध मिट्टी और अन्य वस्तुओं को वे अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने आज प्रगति की 40वीं बैठक की भी अध्यक्षता की। यह संस्था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विकास संबंधी समन्वय बनाए रखती है। बैठक में 9 कार्य सूचियों की समीक्षा की गई, जिसमें 8 परियोजनाएं और 1 कार्यक्रम शामिल है। इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत 59,900 करोड़ रुपए है। यह सभी परियोजनाएं 14 राज्यों में शुरू की जाएगी, जिनमें झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राजधानी ईटानगर के लिए महत्वपूर्ण परियोजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुसार होलोंगी एयरपोर्ट के निर्माण का काम त्वरित गति से चल रहा है और इसके पूरा होने से ईटानगर उड़ान सेवाओं के मानचित्र से जुड़ जाएगा। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्व की बात है कि मोबाइल एटीसी टावर होलोंगी एयरपोर्ट साइट पर पहुंच गया है। राज्य स्तरीय हंगपन दादा मेमोरियल फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज से लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में शुरू हुई। इसके उद्घाटन समारोह में राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग, विधायक गुम तायंग, जिला उपायुक्त सौम्य सौरभ सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अंडर 16 पुरुष और महिला फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राज्य की 26 जिलों की 104 टीमों की 1500 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आज आप सबको पता है कि स्टेट का सरकार का सबसे बड़ा एक जो टूर्नामेंट है, जो अपना यूथ के लिए और जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स में, यूथ वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, उसको हिडन टैलेंट को शोकेस में लाने के लिए सरकार ने एक ये 5वां टूर्नामेंट है, हंगपन दादा मेमोरियल टूर्नामेंट, जिसमें इस साल हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि डिपार्टमेंट ने रोइंग में सेलेक्ट किया। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोग सुने होंगे कि उद्घाटन हुआ और पूरा डिस्ट्रिक्ट से आया, नियर अबाउट 1300 समथिंग आया बच्चा लोग खेलने के लिए। हंगपन दादा हमारे लिए और नेशन के लिए, स्टेट के लिए अपना को सेक्रीफाइस किया। 2016 में नेशन को बचाने के लिए टेररिस्ट से अपना एक्सट्रीम सेक्रीफाइस किया। उसके लिए गवर्नमेंट ने 2017 में अशोक चक्र अवार्ड भी दिया। इसलिए हम लोग स्टेट लेवल से ये एनुअली डिस्ट्रिक्ट में खेलता है।
लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आज बहुत गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि हमें ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला और वी आर रियली हैप्पी अबाउट इट एंड वी आर थैंकफुल टू द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स गेम्स एक ऐसा माध्यम है जो एक बच्चे के लिए बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो। ये सिर्फ हमें एक गेम्स की तरह नहीं लेने चाहिए, जब बल्कि एक इनको ऐसा कंसिडर करना चाहिए कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, बच्चे को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, एक टीम बिल्डिंग स्पिरिट सिखाएंगे। तो और साथ में एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस भी होते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ गेम्स एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सबकी लाइफ्स में। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की नव नियुक्त सदस्यों ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। आयोग की अध्यक्ष केंजुम पाकम के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के साथ महिलाओं के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आयोग को महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। आयोग की अध्यक्ष गुमरी रिंगू की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से बाल सुरक्षा और उनके विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों के दौरे के बाद बच्चों से संबंधित विभिन्न सिफारिशों को मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर नगर निगम और पासीघाट नगर पालिका के प्रतिनिधियों के साथ शहरी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राज्य सचिवालय ईटानगर में इस बैठक के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्र में चहुमुखी सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के प्रति वचनबद्ध है और योजनाओं को लागू करने में स्थानीय लोगों का सहयोग काफी मायने रखता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में स्थानीय भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। मिश्मी जनजाति के शिक्षकों को दी जा रही तीसरी भाषा के प्रशिक्षण का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक मूल जनजाति की भाषा के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा विभाग ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने में मददगार साबित हो रहा है। ईटानगर की महिला लाभार्थी हेरी यांगुम ने बताया कि पहले उनके पास कच्चा घर था जिसकी बार बार मरम्मत करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिली सहायता से अब पक्का घर बनने से जीवन आसान हो गया है। इधर ईस्ट सियांग जिले के बाले गांव के लाभार्थी ओसांग दोमिंग ने बताया कि इस योजना से मिली वित्तीय सहायता में अपनी तरफ से कुछ पैसे लगाकर उन्होंने पक्का घर का अपना सपना साकार किया है। हमें बैठने का एक जो स्कीम दिया है तो उसका तरफ से हम एसपीटी घर बना के बैठने का मौका मिला है। उसमें हम लोग 2 रूम बना के बैठा है, तो अभी इतना तकलीफ भी नहीं। और ये पहले जो घर बैठता था 2-3 साल में घर बनाते रहना पड़ता था। अभी एसपीटी जो घर बने उसमें इतना प्रॉब्लम एटलीस्ट हम लोग 20 साल तक ये घर में बैठने तो मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं मोदी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने हमें जो गरीब लोग के लिए जो मदद किया है। धन्यवाद। PMAY स्कीम का बेनिफिशियरी हूँ। मैं 2016-17 को ये स्कीम को मिला है। आगे मेरा घर जो है कच्चा था, वो स्कीम आने के बाद हम अपना 2-3 पैसा साथ में लगा के पीछे वाला घर जो है इसको बनाया। प्रधानमंत्री आवास योजना अरुणाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में गरीबों को पक्के आवास मुहैया कराने में मददगार साबित हो रही है। वर्ष 2016 में सबको पक्का घर दिलाने के मकसद से शुरू की गई इस योजना के तहत कम आमदनी वाले पूर्वोत्तर के राज्यों के दुर्गम इलाकों के लिए अधिकतम सहायता राशि की सीमा 1,30,000 रुपये है। पेश है एक रिपोर्ट।
पहले तो ये बम्बू घर था, पूरा 2 ताला था बम्बू घर। तो उसको हम ये PM आवास योजना से ये थोड़ा मदद मांग के ना अप्लाई करके ये मेरा पैसा भी थोड़ा डाल के लोन सोन लेके हम घर को बनाया है। हम इसलिए गवर्नमेंट को थैंक यू बोलने चाहता है। ये गवर्नमेंट का मदद से हम ये किया है, ऐसा वाला घर बनाया, इसलिए हम थैंक यू बोलने चाहता है। और ये बारिश गिरते समय में भी बहुत तकलीफ था। अभी तो ये PM आवास योजना से ये मिलने के बाद में हम घर को अभी थोड़ा अच्छा से बनाया है, तो अभी अच्छा हो गया है। बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को हम थैंक यू देना चाहता है, क्योंकि हम लोग पब्लिक आदमी को ऐसे बस्ती वाला लोग को ऐसे घर सेंक्शन करके बनाने दिया। अपना घर में कम से कम बनाने का बाद में कुछ मेहमान बैठेगा, अपना लड़का बच्चा बैठेगा ना, इसीलिए वो थैंक यू देना चाहता है। भारत की 10 लाख आशा स्वयंसेवकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से रविवार को सम्मानित किया गया। उन्हें WHO महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गैब्रेसियस ने कहा कि आशा स्वयंसेवकों की मातृत्व सेवा और बच्चों के लिए टीकाकरण के क्षेत्र में भी अहम काम किया है। इसके अलावा उन्होंने भारत में सामुदायिक हेल्थ केयर को बेहतर करने में तनाव और TB के लिए इलाज और पोषण के साथ साफ सफाई व स्वस्थ जीवन को लेकर भी उल्लेखनीय योगदान किया है। इधर बेस्ट परफॉर्मिंग आशा अवार्ड्स के लिए चयनित ईस्ट सियांग जिले की एरियाम पानगाम और नामसाई जिले की संगीता लोहार ने सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को मान्यता दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे महिलाओं को जागरूक करने का उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। और अच्छे से करेगा ड्यूटी, उससे जो अभी हम किए उससे और अच्छा मतलब और करना है परफॉर्मेंस। क्यों बोलने से जैसे अभी हम लोग तो आशा वर्कर है, तो हम लोग जितना हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मतलब जितना हम लोग आदमी को इनकरेज कर सके कि ऐसा करो, अपना टाइम टेबल जैसे कि ANC को करो, बच्चा को इम्यूनाइजेशन रेगुलाइज करो, हाइजीनिक मेंटेन करो, और ये सब जितना हम लोग सिखाएगा तो हम लोग के लिए भी उतना अच्छा है और पब्लिक के लिए भी उतना ठीक है। पिछले 4 साल से मैं आशा में कर रही हूँ। ये काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, और ये काम करके मुझे जो अभी आशा का बेस्ट आशा का अवार्ड मिलने वाला है, मेरा नाम हुआ, मैं सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ और सरकार का धन्यवाद भी करती हूँ। हम लोग VHND भी करते हैं हर महीना। VHND में हम लोग का महिला आते हैं, वो आंगनबाड़ी वर्कर रहते हैं, NM रहते हैं, उसके बाद गांव पंचायत मेंबर रहते हैं। उसका वहाँ में हम लोग बीमार के बारे में बताते हैं, जैसे TB हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं, महिला को फैमिली प्लानिंग के लिए बताते हैं, और बच्चे के टीकाकरण के समय में टीकाकरण कैसे लगाते हैं, उसका फ़ायदा क्या क्या है वो बताते हैं। और महिलाओं का मेडिकल में डिलीवरी के लिए बोलते हैं। महिला अभी डिलीवरी महिला अभी मेरे बात को मानते हैं और चेकअप करते हैं, मेडिकल जाते हैं, और ज़्यादातर अभी मेडिकल में डिलीवरी होते हैं। चांगलांग में भारतीय सेना द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों को इम्पैनल्ड अस्पतालों में कैशलेस इलाज का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में जानकारी दी गई। आज इंटरनेशनल हॉकर्स डे है। ईटानगर में पहली बार आयोजित इंटरनेशनल हॉकर्स डे रैली में बड़ी संख्या में हॉकर्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर हॉकर्स के कल्याण के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इंटरनेशनल डे आज माना जा रहा है हॉकर्स डे का, और यहाँ में 2014 से शुरू है हमारा अरुणाचल में। उस टाइम में हमें
अभी तक वर्कर्स डे के लिए कुछ नहीं मनाया। आज फर्स्ट टाइम हमारा अरुणाचल ईटानगर में मना रहा है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी चंपक रामन पिल्ले के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी चंपक रामन पिल्लई को स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 26 मई 1934 को हुआ था। पिल्लई भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटिश शक्ति पर हमले के लिए विदेश में भारतीय सेना को संगठित करने में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के पूर्ववर्ती थे। पिल्लई को जय हिंद का नारा देने का श्रेय दिया जाता है। चंपक रामन पिल्लई का जन्म 15 सितंबर 1891 को केरल के कोच्चि में हुआ था। विद्यार्थी जीवन के दौरान भी पिल्लई राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाली किताबों और पत्रिकाओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। वो स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी सभी राजनेताओं के भाषण सुनते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तित्व और केसरी में उनके लेखन ने पिल्लई को देशभक्त और क्रांतिकारी बना दिया। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो पिल्लई ने जर्मन दूतावास की मदद से 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी बनाई। उसका के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।